कॉन्ग घोस्ट, जयूरू हॉरर स्टोरी और गेस्ट जैसे कई मशहूर लेजेंड्स हैं जो इंटरनेट पे सालों से हॉरर को इंस्पायर कर रहे हैं। ऐसी ही कुछ कहानियों का संग्रह है 2020 में आई हॉरर एंथोलॉजी फिल्म गोइडम में, जो आज हम अपने चैनल पे डिस्कस करेंगे। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो पहले एपिसोड में हमें एक क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहां कैमरा सीही नाम की लड़की पर फोकस्ड है। सीही क्लास में ध्यान नहीं दे पा रही है और किसी बात से बहुत परेशान लग रही है। हम नोटिस करते हैं कि सीही के सामने वाली सीट खाली है जिस पर सफेद फूल रखे हुए हैं, मीनिंग ये सीट जिस स्टूडेंट की थी उसकी मौत हो चुकी है। तो कुछ देर बाद सीही वॉशरूम के बहाने क्लास से बाहर निकलती है और हम वॉल पर एक तस्वीर नोटिस करते हैं जो क्लास के दो टॉपर्स की है। इनमें से एक है जीए और दूसरी सेकंड टॉपर है सीही। सीही को बाहर जाते देख जीए की तस्वीर अजीब तरह से घूम जाती है और क्रीपली स्माइल करती है। खैर, अगले सीन में हम सीही को कॉरिडोर में देखते हैं जहां उसे लगातार किसी की आवाज सुनाई दे रही थी। आसपास लाइट्स भी फ्लिकर कर रहे थे जिससे सीही थोड़ा डर जाती है। वो वॉशरूम की तरफ बढ़ती है जहां हम उसके पीछे एक घोस्टली फिगर को मूव करते हुए देखते हैं। सीही एक स्टॉल में बैठकर स्मोक करने लगती है, लेकिन उसे अपने बगल वाले स्टॉल से किसी की आवाज आ रही थी। एक पॉइंट पे सीही को ऐसा लगता है कि कोई उसे देख रहा है और वो नीचे चेक करती है। उसके सामने उसे एक बहुत भयानक नजारा दिखाई देता है क्योंकि वो टॉयलेट के ऊपर किसी के लंबे बाल देखती है। सीही बहुत डर जाती है और छुपने की कोशिश करती है। कुछ देर बाद जब वो वापस नीचे देखती है तो उसके सामने कहीं से एक कटा सर आ जाता है जो उसी की क्लासमेट जीए का था। जीए खून से लथपथ हालत में कहती है कि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। इसके बाद वो सीही को वहीं मार डालती है। एंड सीन में हम वापस क्लासरूम में लगी तस्वीर देखते हैं जहां अब सीही भी क्रिपली मुस्कुरा रही थी। तो ये थी क्रैक की पूरी कहानी और ये एपिसोड कोरिया के मशहूर अर्बन लेजेंड कॉन्ग पर बेस्ड है। इस लेजेंड के अनुसार कई दशक पहले एक स्कूल में दो स्टूडेंट्स हुआ करती थी जो हमेशा फर्स्ट और सेकंड आती थी, लेकिन सेकंड आने वाली स्टूडेंट फर्स्ट टॉपर से बहुत जलती थी। एक रात दोनों बच्चे देर रात तक पढ़ाई कर रहे थे और उन दिनों स्टूडेंट्स लाइब्रेरी में बैठकर घंटों पढ़ते थे। ऐसे ही एक स्टडी सेशन के बाद सेकंड टॉपर ने फर्स्ट टॉपर स्टूडेंट को छत से धक्का देकर मार गिराया। जब टॉपर नीचे गिरी तो सबसे पहले उसका सर जमीन से टकराया और उससे एक आवाज निकली जिसे कॉन्ग कहते हैं। इस हादसे के बाद से वो लड़की एक इविल स्पिरिट बन गई और कॉन्ग घोस्ट कहलाई, जो बच्चों को अपसाइड डाउन हालत में दिखती रहती है। वो कभी टॉयलेट्स में तो कभी डेस्क्स के नीचे दिख जाती है। इस कहानी में सीही ने जीए को छत से धक्का देकर मार डाला होगा ताकि वो खुद फर्स्ट आ सके और इसीलिए उसके सामने की सीट पर फ्लावर्स रखे थे। अंत में बदला लेने के लिए जीए की आत्मा कॉन्ग घोस्ट के रूप में आती है और सीही को बेरहमी से मार डालती है। तो यही थी पहले एपिसोड की कहानी और अर्बन लेजेंड की भी कहानी। अब दूसरे एपिसोड में हमें एक हाईवे का सीन दिखाया जाता है जहां एक टैक्सी ड्राइवर देर रात टैक्सी चला रहा था। बैकग्राउंड में रेडियो पर न्यूज आता है कि अभी अभी एक शमन की आकस्मिक मौत हो गई है जो कि 50 साल की थी। अब तक रात के 2:20 हो चुके थे और ड्राइवर को काफी नींद आ रही थी। हम देखते हैं कि वो गाड़ी साइड करके सो जाता है। नाउ सुबह के 3:30 बजे एक अजीब सी औरत जो कि सफेद कपड़ा पहनी हुई थी वो गाड़ी में आ बैठती है। ड्राइवर उसे देखकर चौंक जाता है और पूछता है कि वो इतनी रात गए यहाँ क्या कर रही है। इस पर वो औरत कुछ नहीं कहती और ड्राइवर को मोटेल का एड्रेस देती है जहां उसे पहुंचना था, लेकिन ये मोटेल मैप्स में मौजूद था ही नहीं। ये औरत कहती है कि उसे रास्ता मालूम है और ड्राइवर को आगे बढ़ने कहती है, लेकिन यहाँ से चीजें काफी वियर्ड होने लगती है जब ये औरत बार बार गाड़ी को राइट घूमने कहने लगती है जबकि आगे कोई रास्ता था ही नहीं। अब कुछ देर बाद ड्राइवर को अपने गले पर किसी के नाखून महसूस होते हैं और वो हड़बड़ा कर पीछे मुड़ता है। सरप्राइजिंगली पीछे की सीट पर कोई मौजूद नहीं था और अब वो औरत गाड़ी के ठीक सामने आ जाती है। ड्राइवर किसी तरह गाड़ी रोकता है और फिर से पीछे देखता है। अब ये औरत अपना चेहरा दिखाती है जो बेहद डरावना लग रहा था। ये औरत एक घोस्ट थी जिसकी आंखें भी मौजूद नहीं थी। ये औरत ड्राइवर पे अटैक कर देती है और उसकी आंखें भी निकाल लेती है। एंड सीन में हम ड्राइवर का मृत शरीर देखते हैं और नीचे रोड पर उसकी आंखें पड़ी हुई थी। यहीं पे ये वाली कहानी खत्म। अब डेस्टिनेशन कोरिया के अर्बन लेजेंड जायूरो हाईवे पर बेस्ड है। जायूरो एक मोटरवे है जो सियोल और पाजू के बीच बना हुआ है। कहा जाता है कि कई साल पहले यहाँ एक औरत को किसी ने बेरहमी से मार डाला था जो अब जायूरो की सड़कों पर घूमती रहती है। कई देखने वालों का कहना है कि यह औरत सनग्लासेस पहने दिखाई देती है, लेकिन करीब से देखने पे ये सनग्लासेस नहीं बल्कि उसकी आंखें ही हैं जो कि है ही नहीं। जी हाँ, इनफैक्ट सिर्फ गहरे काले धब्बे हैं, मानो किसी ने उसकी आंखें निकाल ली हो। तो यही थी सेकंड एपिसोड की कहानी, साथ ही अर्बन लेजेंड
लेजेंड की डिस्कशन। अब तीसरे एपिसोड की कहानी है सी रोम की, जो एक ब्रॉडकास्टर है। सी रोम के फैंस उसे लाइव ब्रॉडकास्ट के लिए व्यूज देते हैं और यही उसका करियर है। आज सी रोम ने अपने चैनल पे एक वर्चुअल हाउस वार्मिंग पार्टी रखी है क्योंकि उसने अभी अभी अपना नया घर लिया है। व्यूअर से बातचीत के दौरान अचानक ही सी रोम के अलमारी से सामान नीचे गिरने लगता है, जो सभी ऑडियंस नोटिस करते हैं। कुछ लोग सी रोम को वार्न करते हैं कि उसे घर से निकल जाना चाहिए, तो कुछ कहते हैं कि वो प्रैंक कर रही है। अब सी रोम भी परेशान दिखती है और ब्रॉडकास्ट बंद करने की बात करती है, सेइंग कि वो अपनी दोस्त के घर जाकर बाकी का ब्रॉडकास्ट करेगी। इसके बाद सी रोम अपने दोस्त को फोन करती है और बताती है कि उसने अपने व्यूअर्स को बेवकूफ बनाया और काफी पैसे कमाए, लेकिन वो ये बात नोटिस ही नहीं करती कि कैमरा ऑन रह गया है और सभी ऑडियंस उसका प्रैंक समझ गए हैं। अब सी रोम इस बात से बेखबर कैमरे में एक सेल्फी लेने की कोशिश करती है जब उसे अचानक कैमरा के अंदर कई सारे लोग दिखाई देने लगते हैं। एक इनविजिबल एंटिटी सी रोम का गला मोड़ने लगती है और उसका सर पटक पटक कर उसे मार डालती है। हम देखते हैं कि ये एंटिटी देखने में बिल्कुल सी रोम की ही तरह थी। इसके बाद ये आत्मा सी रोम को कुर्सी से गिरा देती है और खुद उसकी जगह ले लेती है। वो व्यूअर्स को ग्रीट करती है और इस पॉइंट पर ऑडियंस को लगता है कि सी रोम अभी भी प्रैंक कर रही है, लेकिन एक्चुअली में उसकी जान जा चुकी थी। तो ये थी स्पेशल गेस्ट की कहानी जो अर्बन लेजेंड मूविंग डे पे बेस्ड है। इस एपिसोड में सी रोम बताती है कि घर बदलने के लिए उसने कई मूविंग कंपनी से बात की थी जो मूविंग डे पर सामान मूव करने के काफी पैसे चार्ज कर रहे थे। इसीलिए उसने ऐसे दिन मूव करने का फैसला किया जो कोरिया में मूविंग डे नहीं माना जाता है। दरअसल कोरिया में ऐसा माना जाता है कि कुछ खास कैलेंडर डेज को ही मूव करना चाहिए, वरना अनजान बुरी आत्माएं गेस्ट बनकर आपके घर में दाखिल हो जाती हैं। सी रोम गेस्टलेस डे के बजाय आम दिन मूव कर गई थी, इसलिए उसके घर में हमें एक इविल स्पिरिट दिखाई देती है जो फाइनली उसे मार डालती है। तो यही थी एपिसोड 3 की कहानी और अर्बन लेजेंड की डिस्कशन। अब चौथे एपिसोड में हमें एक बार फिर से स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहां हमारे सामने दो स्टूडेंट्स हैं। पहली का नाम है मी योन और दूसरी उसकी दोस्त है। मी योन अपनी दोस्त को एक वायरल वीडियो दिखाती है जहां हम एक इविल एंटिटी को देख पाते हैं। मिन योंग और उसकी दोस्त कॉन्टेम्पलेट करते हैं कि ये वीडियो सच है या फिर एक होक्स। इसके बाद दोनों दोस्त क्लासरूम से बुक्स लेने जाती हैं, लेकिन मिन योंग की दोस्त के पैर में चोट लग जाता है और वो मी योंग को अकेले बुक्स लाने भेज देती है। एक्चुअली में उसका प्लान मीन को डराने का था, जो हम तब समझ पाते हैं जब मीन अपना लॉकर खोलती है और उसे एक क्रीपी डॉल वहां दिखाई देती है। मिन योंग तुरंत उसे बंद कर देती है और बुक्स लेकर क्लास से बाहर आती है, लेकिन उसके अनजाने में लॉकर खुला रह जाता है जहां वो डॉल क्रीपली स्माइल करती है। नाउ मिन योंग को अपने पीछे किसी के गर्दन अकड़ने की आवाज आती है और वो पीछे मुड़ती है। उसके पीछे हम एक डरावनी लड़की को देखते हैं जिसका पूरा शरीर जगह जगह से डिस्टॉर्टेड था। ये एंटिटी मिन पे हमला कर देती है और मिन किसी तरह सीढ़ियों से नीचे भागने की कोशिश करती है। अब यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह थी कि मिन बार बार सीढ़ियां क्रॉस कर रही थी, लेकिन वो घूम फिर कर वहीं पहुंच जाती थी, मीनिंग कि वो एक टाइम और स्पेस लूप में फंस गई थी। उसकी दोस्त जो उन्हीं सीढ़ियों पर बैठी मिन का इंतजार कर रही थी, उसे वहां कोई दिखाई नहीं देता। अब तक वो एंटिटी मिन के करीब आ चुकी थी जो उसकी आंखों में झांकती है। मिन को उसकी आंखें बिगड़ती हुई दिखाई देती है और वो बहुत डर जाती है। यहाँ से सीन कट होता है और हम मिन के दोस्त को देखते हैं जो अब भी मिन का इंतजार कर रही थी, लेकिन यहाँ उसके पास वो एंटिटी आने लगती है। यहीं पे कहानी खत्म। अब क्यूरियोसिटी इस फेमस मिथ पे बेस्ड है कि अगर आपको कहीं कोई अजीब सामान गिरा हुआ मिले तो उसे उठाना नहीं चाहिए। यहाँ मिन की दोस्त को ये क्रीपी डॉल कहीं मिला था और उसने उसे उठाकर लॉकर में रख दिया, जिसने एक इविल स्पिरिट को मिन और उस पे छोड़ दिया। अब इसका अंजाम कितना बुरा हो सकता है वो तो हम देख ही रहे हैं। तो बस यही थी चौथे एपिसोड की कहानी और इससे जुड़ा एक मिथ। अब पांचवें एपिसोड रेड शूज की शुरुआत में हम उसी क्लासरूम का सीन देखते हैं जो हम एपिसोड 1 में देख चुके हैं। इनफैक्ट यहाँ अभी भी सीही और जिन ये की तस्वीरें लगी हुई है और ये दोनों अभी जिंदा है। इस बार फोकस में है ही यू जो काफी परेशान लग रही है। कुछ स्टूडेंट्स आपस में एक दूसरी स्टूडेंट के बारे में बात कर रहे हैं जिसका नाम है जिंग योंग। अपेरेंटली जिंग योंग की पिछले दिन मौत हो गई थी जब उसने खुद को एक चलती ट्रक के सामने फेंक दिया था। इस एक्सीडेंट में जिन की कमर के नीचे का पूरा हिस्सा क्रश हो गया था और उसकी जान चली गई थी। जिन के सीट पर भी पहले एपिसोड की तरह फ्लावर्स रखे हुए थे। सभी स्टूडेंट्स काफी परेशान दिखते हैं, लेकिन तभी इनकी टीचर क्लास में आती है और इन्हें जिन की डेथ के लिए गिल्टी नहीं फील करने को कहती है। वो इन्हें टेक्स्ट मैसेजेस डिलीट कर देने और पुलिस से कुछ ना कहने को बोलती है। इस पॉइंट पर हम नोटिस करते हैं कि जिन की मौत के पीछे का असली रीजन एक ग्रुप चैट है जहां उसे लगातार बुली किया जा रहा था। इस बुलिंग में हीयू भी शामिल थी और टीचर को भी सब कुछ पता था, लेकिन सब इस बात को छुपाने की कोशिश कर रहे थे। हम देखते हैं कि हीयू चैट रूम लीव कर देती है, लेकिन सभी बच्चों के जाने के बाद वो वहीं बैठी रहती है बिकॉज वो बहुत गिल्ट में थी। आगे हम रात का सीन देखते हैं जहां टीचर अपने रूम में बैठकर काम कर रही थी कि उन्हें हीयू का मैसेज आता है जो उन्हें जिन के बारे में कुछ बताने के लिए क्लासरूम बुलाती है। हम देखते हैं कि टीचर रेड शूज पहने क्लासरूम में दाखिल होती है और यहाँ हीयू उसी मुद्रा में बैठी थी जैसे सुबह सबके जाने के बाद वो बैठी हुई थी।
टीचर उसके पास आती हैं और उससे बात करने की कोशिश करती हैं, लेकिन उन्हें हियू के पास से ड्रिपिंग की तेज आवाज सुनाई देती है। जब वो नीचे देखती हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। जी हाँ, हियू के कमर का निचला हिस्सा खून से लथपथ था, जो देख टीचर बहुत डर जाती है। अब हियू भी अपना सर उठाती है और हम देखते हैं कि ये असल में जिन है। जी हाँ, ये हियू को मार चुकी थी। अब जिन टीचर को देख क्रीपली स्माइल करती है और कहती है कि टीचर, हियू का पैर मेरे शरीर में फिट ही नहीं बैठ रहा, क्या मैं आपका पैर ले सकती हूँ? इस पॉइंट के बाद सीन कट होता है और हम क्लासरूम के बाहर जिन की बॉडी को निकलते देखते हैं, जिसने अब टीचर के रेड शूज पहने हुए थे। यहीं पे कहानी खत्म। नाउ टेके एक जापानीज मिथ है जिसके अकॉर्डिंग एक हाईवे पर एक औरत का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें उसका शरीर 2 हिस्सों में कट जाता है। अब ये औरत अपने हाथों के सहारे तेज स्पीड पर दौड़ती है और लोगों से उनका पैर मांगती फिरती है। इसी कहानी पर गोइडोंग का ये एपिसोड बेस्ड है। Now coming to 6th एपिसोड, जिसका नाम है डिमेंशन। बाकी एपिसोड्स के मुकाबले डिमेंशन एक काफी फेमस लेजेंड पर बेस्ड है, जहां हम एलिवेटर पे कुछ खास कॉम्बिनेशंस के जरिए दूसरे डिमेंशन में ट्रैवल कर सकते हैं। इस कहानी की शुरुआत में हम एक लड़के को एलिवेटर के अंदर देखते हैं, जब अचानक वो अपना कान बंद कर लेता है और चीखने लगता है, मानो उसे कोई तेज आवाज परेशान कर रही हो। इसके बाद वो बेहोश हो जाता है। अगली सुबह कुछ पुलिस ऑफिसर्स को लिफ्ट में एक डेड बॉडी मिलती है जो काफी बुरी हालत में थी। डिटेक्टिव को बताया जाता है कि ये बॉडी उस मिसिंग लड़के की नहीं है और उस लड़के ने गायब होने से पहले इंटरनेट पर एलिवेटर के जरिए दूसरे डायमेंशन में जाने का तरीका शेयर किया था। हम समझ पाते हैं कि यहाँ उसी लड़के की बात हो रही है जिसे हमने एलिवेटर में देखा था। अब प्रेजेंट टाइम में डिटेक्टिव एलिवेटर गेम्स के रूल्स को पढ़ रहा होता है, जहाँ किसी को भी 2 से 4 के बीच एलिवेटर में दाखिल होना है और कुछ नंबर्स टाइप करने हैं जो उन्हें दूसरी दुनिया में ले जाएगा। साथ ही गेम खत्म करने के लिए प्लेयर को नंबर 2 दबाना था। डिटेक्टिव उसी रात एलिवेटर में जाकर ये रूल्स परफॉर्म करता है, जिससे उसे एक अंधेरे फ्लोर पे पहुंचा दिया जाता है। तभी अचानक वो अपने सामने अपने ही स्वरूप को देखता है, जिससे वो बहुत डर जाता है। वो 2 दबाकर वहां से भागना चाहता है, लेकिन उससे पहले ही कोई फ्लोर 10 का बटन दबा देता है। इससे लिफ्ट बंद होता है और अब हम डिटेक्टिव के साथ लिफ्ट में एक और औरत को देख पाते हैं। ये औरत डिटेक्टिव से फर्स्ट फ्लोर जाने की बात करती है और पहले तो डिटेक्टिव कुछ नहीं कहता, लेकिन ये औरत भांप लेती है कि वो उसे सुन पा रहा है। ये औरत पीछे मुड़ती है और हम देखते हैं कि उसका चेहरा डरावना सा था, जो कि बिल्कुल बिगड़ा हुआ था। ये एंटिटी डिटेक्टिव से कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मुझे सुन सकते हो। अतः वो डिटेक्टिव पे अटैक कर देती है और उसे मार डालती है। अब फाइनल ट्विस्ट में हम वापस से एपिसोड का पहला सीन देखते हैं, जहां डिटेक्टिव को वो डेड बॉडी मिली थी। डिटेक्टिव का साथी उसे बताता है कि इस डेड बॉडी ने बिल्कुल तुम्हारे जैसे कपड़े पहने हुए हैं और इसकी कद काठी भी तुमसे मेल खाती है। डिटेक्टिव उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता, लेकिन हम समझ पाते हैं कि ये डेड बॉडी इस डिटेक्टिव की ही है जो फ्यूचर में दूसरे डिमेंशन में मारा जाने वाला है। इस एपिसोड के एंड सीन में हम चौथे एपिसोड के स्टूडेंट्स मिन और उसकी दोस्त को देखते हैं, जो खुद भी एलिवेटर गेम खेलने जा रही हैं। लेकिन चौथे एपिसोड में हम दोनों लड़कियों को जिंदा ही देखते हैं, जबकि एपिसोड 6 में ये दोनों एलिवेटर पे दूसरे डायमेंशन में जाने की कोशिश करती दिखाई दे रही हैं। ऐसा इसलिए हुआ होगा बिकॉज गेम के रूल्स के मुताबिक ये गेम अकेले खेलना होता है, वरना ये काम नहीं करता। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि कैसे एपिसोड्स की कहानी भले ही अलग है, लेकिन ये थोड़ी बहुत एक दूसरे से मेल खाती है और इसीलिए काफी इंटरेस्टिंग सी है। खैर, 7वें एपिसोड में हम एक परिवार को देखते हैं, जिसमें एक आदमी है, उसकी पत्नी है और उसका छोटा बेटा है। ये बच्चा खेलते हुए कमरे की दहलीज से टकरा जाता है और गिर जाता है। माँ बाप उसे उठाते हैं और संभाल के चलने को कहते हैं। एपिसोड में आगे हम इस लेडी को अपने बच्चे के साथ अपनी माँ के घर जाते देखते हैं, जहाँ जाने से पहले वो अपने पति से कहती है कि वो कमरे में लगा तलिस्मन ना हटाए, क्योंकि हाल ही में बिल्डिंग से एक लड़का और एक डिटेक्टिव गायब हो गए हैं और ये तलिस्मन उनके परिवार की रक्षा करेगा। ये 6ठे एपिसोड के इंसिडेंट की तरफ इशारा कर रहा है, जहाँ हमने डिमेंशन वाली कहानी देख रखी थी। अगर आपको याद हो तो एक लड़का गायब हुआ था और डिटेक्टिव गायब हुआ था। खैर, बच्चे और वाइफ के जाने के बाद ये आदमी कमरे की उसी दहलीज के पास कुछ बाल के टुकड़े नोटिस करता है और उन्हें निकालने लगता है। वो देखता है कि ये बाल का गुच्छा बुरी तरह फंसा हुआ था और जब वो फोर्सफुली उन्हें निकालता है तो उसे किसी की चीख सुनाई देती है। जी हाँ, मानो किसी के सर से ये बाल उखाड़ लिए गए हों। यह हादसा इस आदमी को बहुत अजीब लगता है, लेकिन वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। अब उस रात ये आदमी नशे की हालत में काम से लौटता है और अपनी बीवी के मना कर देने के बावजूद वो तलिस्मन उखाड़ देता है। इसके बाद ये आदमी सोने चला जाता है, लेकिन उसके सोने के बाद हम कमरे की दहलीज पर खून जमा होते देखते हैं और ऐसा लगता है कि कोई एंटिटी वहां से बाहर निकलने की कोशिश में है। अब सोते वक्त इस आदमी के ऊपर खून की कुछ बूंदे भी गिरती है और वो हड़बड़ा कर उठ बैठता है। वो अपने सामने एक भयावह नजारा देखता है, जहाँ कई बॉडी पार्ट्स उसके कमरे में इधर उधर से इकट्ठा हो रहे थे। इसी के साथ हम इस आदमी के ठीक पीछे एक डरावनी एंटिटी को देखते हैं, जो काफी विशाल और क्रीपी थी। ये एंटिटी इस आदमी पे वायलेंटली अटैक कर देता है और हम बस एक चीख सुनकर रह जाते हैं। एंड सीन में हम इस आदमी की लाश को खून से लथपथ देखते हैं और यहीं पे कहानी खत्म। अब पुरानी मान्यताओं के
अनुसार एक दरवाजे के दहलीज यानी डोर थ्रेशोल्ड दूसरी दुनिया और हमारी दुनिया के बीच का पोर्टल होता है। कहा जाता है कि इस दहलीज को सोच समझ कर लांघना चाहिए और इस पर पैर रख देने से कुछ बहुत बुरा होता है। इसी मिथ को यहाँ एक इविल एंटिटी के स्वरूप में पोर्ट्रे किया गया है। अब इसके पीछे का लॉजिकल रीजनिंग ये है कि पहले के जमाने में जो दरवाजे का दहलीज होता था उस पर बच्चे अक्सर टकरा कर गिर जाते थे, तो उन्हें ही सतर्क करने के लिए ये बातें बोली जाती थी ताकि वो ध्यान देकर उसे ठीक से क्रॉस करें। लेकिन हाँ, इन छोटी छोटी बातों से ही एक हॉरर कहानी बनाने का मजा ही कुछ और है, और ये कहानी भी काफी अच्छी थी। फाइनली हम पहुंच गए हैं 8वें एपिसोड की ओर, जहां कहानी की शुरुआत में हम एक शमन को देखते हैं जो एक तहखाने की तरफ खाना सरका देती है। किसी बच्चे के छोटे छोटे हाथ इस बॉल को उठा लेते हैं। इसके बाद शमन दूसरे कमरे में जाती है और कुछ काला जादू करने लगती है। बैकग्राउंड में हम कई लापता बच्चों के बारे में न्यूज आर्टिकल्स देखते हैं और पता चलता है कि ये शमन कई बच्चों को किडनैप कर लेती है और उन्हें तब तक भूखे प्यासे रखती है जब तक वो कमजोर और बेबस ना हो जाए। ये शमन उन्हें उतना ही खाना देती है जितने में ये जिंदा रह सके, और अंत में इन्हें मार डालती है और इनकी आत्मा को कैद कर लेती है। इसी के जरिए इस शमन को अपनी ताकत मिलती है और वो अपने फायदे के लिए इसका इस्तेमाल करती है। तो आज भी ऐसा ही होता है, जहां ये शमन इस बच्चे को एक बर्तन में कैप्चर करके मार डालती है। इसके बाद इस बच्चे की आत्मा इस शमन के अंदर कैद हो जाती है, जहां हम उसकी आंखों में 2 प्यूपिल्स देख पाते हैं, सिग्निफाइंग हर पावर। अब ये शमन इस बर्तन को एक अलमारी में बंद कर देती है और बच्चे का कटा पैर बाहर एक पेड़ के नीचे गाड़ देती है। नेक्स्ट सीन में हम शमन के पास एक औरत को देखते हैं जो अपने पति से छुटकारा पाना चाहती थी। शमन उसे एक तलिस्मन देती है जिससे उसका पति जल्द ही मारा जाएगा। लेकिन यहाँ नोटिस करने वाली बात यह थी कि ये तलिस्मन यहाँ बिल्कुल 7th एपिसोड वाले तलिस्मन की तरह लग रहा था। खैर, हम यहाँ ये भी नोटिस करते हैं कि शमन काफी बुरी हालत में है, क्योंकि कहीं न कहीं वो अपने अंदर मौजूद बच्चों की आत्माओं को अब होल्ड नहीं कर पा रही थी। ये आत्माएं उसे बहुत प्रताड़ित करने लग गए थे। ऐसे में एक दिन एक औरत शमन से अपने बच्चे का पता पूछने आती है जो कई दिनों से लापता थी। ये शमन इस औरत की बेटी को पहले ही मार चुकी थी और इस कदर इस औरत का यहाँ आना उसे बहुत डरा देता है। वहीं बच्चे की आत्मा अपनी माँ को देख शमन के अंदर से बाहर निकलना चाहती थी, लेकिन ये शमन इस औरत को यहाँ से भगा देती है। यहाँ हम समझ पाते हैं कि ये औरत उसी बच्चे की माँ है जिसे शमन ने हाल में ही मारा है। अब उस रात शमन की हालत कंट्रोल से बाहर हो जाती है और उसका शरीर फटने लग जाता है। वो पागलों की तरह उसी बर्तन के अंदर रखा राख खाने लगती है जो उसने उस बच्ची के मारने के बाद इस्तेमाल किया था। शमन के पेट से एक मॉन्स्टर्स बच्चा बाहर आता है जो उन सभी आत्माओं से पैदा हुआ था। इस सब प्रोसेस के दौरान शमन की जान निकल जाती है और ये बच्चा बाहर आता है। एंड सीन में हम उस औरत को देखते हैं जो अपने बच्चे के लिए शमन के पास आई थी। ये औरत उसी पेड़ से लटक कर है जहां शमन ने बच्चे का कटा पैर दफनाया था। यहीं पे कहानी खत्म। अब इस एपिसोड में जिस शमन की बात की गई है उसकी मौत की खबर हम एपिसोड 2 डेस्टिनेशन में न्यूज पर सुनते हैं। और एपिसोड की बात की जाए तो यहाँ योम में की बात की गई है जो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एशियन कर्स है। कर्स परफॉर्म करने वाला बच्चों को किडनैप करके मार डालता है और उसकी आत्मा का इस्तेमाल ब्लैक मैजिक परफॉर्म करने के लिए करता है। दुख की बात यह है कि ईस्ट एशियन इतिहास में इसका काफी प्रचलन था, जहां लोग जानवरों का इस्तेमाल भी इस तरह किया करते थे। लेकिन कहा जाता है कि अनलाइक द स्टोरी, ऐसा काला जादू करने से शमन को उसके भगवान द्वारा त्याग दिया जाता है और उसे बहुत बुरी सजा मिलती है। वहीं कई शमन ऐसे कर्स में बिल्कुल भागीदार नहीं लेते थे, क्योंकि किसी को भी शाप देना बहुत खतरनाक हो सकता है। तो दोस्तों, यही थी 8 एपिसोड्स की कहानी और आप देख सकते हैं कि भले ही 8 कहानी एकदम अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक दूसरे से छोटे छोटे वेज में कनेक्टेड है। एंथोलॉजी फिल्म्स की यही खूबसूरती होती है कि आप इसे डिस्कवर कर सकते हैं, कनेक्शंस को ढूंढ सकते हैं, जो कि थोड़ा कठिन तो होता है, लेकिन जब आप उसे जान पाएंगे तो मजा भी उतना ही आता है। ये सीरीज मुझे बहुत ही पसंद आई क्योंकि इसके 8 ही एपिसोड्स थे, 8 मजेदार थे और सारे एपिसोड 10 से 15 मिनट के ही थे। तो इसलिए मैंने एक ही वीडियो में इसको एक्सप्लेन कर दिया है और उम्मीद करता हूँ आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही जाने से पहले हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।